सीएम बनने के लिए रातों रात उद्धव ठाकरे बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सेक्युलर बन गए और अब कोशिश है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया जाए ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें और उद्धव ठाकरे जोड़ तोड़ कर फिर से सीएम बन जाएं। मतलब कि उद्धव ठाकरे और ओवैसी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एआईएमआईएम की तरफ से इसके लिए एक लिखित प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा हो सकता है ओवैसी महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सूत्रों का कहना है कि ओवैसी ने अपने लिए 28 सीटों की मांग की है और आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल दलों का समर्थन मिलेगा या नहीं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर ठाकरे ग्रुप ने अपना रुख साफ करने की कोशिश की। संजय राउत ने कहा कि नई पार्टी को जगह देना मुश्किल है, वो जल्द ही शरद पवार से चर्चा करेंगे। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं। 3 प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है। सीपीआई, शेतकारी कामगार पार्टी, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने वाली समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ संगठन हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें महाविकास अघाड़ी की 288 सीटों में से किसी नई पार्टी को सीटें देना मुश्किल लगता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर शरद पवार इस संबंध में कोई रुख अपनाते हैं तो हम उनसे चर्चा करेंगे। मतलब कि संजय राउत ने सीधे सीधे प्रस्ताव को खारिज करने की जगह गेंद शरद पवार के पाले में डाल दी। इस बीच एनसीपी की तरफ से शरद पवार ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। शरद पवार ने एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। एआईएमआईएम के प्रस्ताव के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी पार्टी के लिए ये काम जयंत पाटिल देख रहे हैं। उन्हें क्या प्रस्ताव दिया गया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एमवीए में शामिल घटक दल सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे। एमआईएम ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के साथ 28 सीटों की सूची सौंपी गई है। 10 सितंबर को यह प्रस्ताव रखने के बाद एमआईएम के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज जलील की महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठकें होने की खबर है। एमआईएम ने ये लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़ कांग्रेस, एनसीपी प्रमुखों को भेजा। एमआईएम ने उन सीटों की सूची तैयार की जिसमें मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक हैं। मतलब साफ है, करीब 1 महीने से ओवैसी की पार्टी कांग्रेस और शरद पवार के बीच खिचड़ी पक रही है और अब वक्त नतीजा आपके सामने है। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर ओवैसी भी महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाए, लेकिन जितनी सीटें वे मांग रहे हैं उतनी तो नहीं मिलने वाली, लेकिन 5-7 सीटें ओवैसी को दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल बातचीत सीटों को लेकर चल रही है। इसके लिए कुछ सीटों की कुर्बानी कांग्रेस और शरद पवार दोनों देने को तैयार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल शीश महल खाली कर एक दूसरे महल में निवास करने चले गए। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए फिरोज शाह रोड स्थित पंजाब से राज्यसभा सांसद को आवंटित बंगले को चुना। आज से इसी बंगले में केजरीवाल और उनके परिवार का ठिकाना होगा। हालांकि किसी दूसरे के लिए आवंटित बंगले में रहना एक तरह से अवैध है। अपनी ही पार्टी के सांसद के बंगले में रहना एक तरीके से अनैतिक कदम है, क्योंकि सांसद अशोक मित्तल को बंगला सरकार ने उनके रहने के लिए आवंटित किया था, न कि किसी दूसरे के लिए। लेकिन बंगले के लिए केजरीवाल से किसी तरह के नैतिक आचरण की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने रेनोवेशन के नाम पर 52 करोड़ का महल खड़ा कर दिया था। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास छोड़ने को लेकर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने तंज कसा है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं। माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। हे राम। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर मौजूद बंगला नंबर 5 पर चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ इस बंगले में रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास में ही मौजूद है और आधिकारिक तौर पर पंजाब से पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित किया गया है।
इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी नया पता मिल गया है। वो राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के आवास में शिफ्ट हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल को सांसदों, विधायकों और पार्षदों समेत कई पार्टी नेताओं ने उन्हें अपने मकान देने की पेशकश की थी। अरविंद केजरीवाल को अपना आवास देने पर आप सांसद मित्तल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने वीडियो मैसेज में कहा कि जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो मुझे पता चला कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उन्हें अपने दिल्ली आवास पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर और खास तौर से बीजेपी के असर वाले इलाकों में हुई बम्पर वोटिंग के बाद ये तो साफ है कि बीजेपी इस राज्य में सरकार बना सकती है। अगर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं भी मिला तो बीजेपी इतनी ताकतवर बनकर उभरेगी कि कोई दूसरी सरकार बन न पाएगी। यही वजह है कि मतदान के इस रुझान के बाद से विपक्षी दलों में खलबली है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिशों में जुट गई है। इसका खुलासा श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने एक पोस्ट में किया। मट्टू ने एक्स पर लिखा कि भाजपा के किस प्रतिनिधि से फारूक अब्दुल्ला के पहलगाम में एक नहीं बल्कि 2 बार मुलाकात हुई। आखिर पहलगाम में दोनों के बीच किस समझौते को लेकर बात हुई। आखिर भाजपा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इतनी बातें कही थीं उनका क्या हुआ। उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कयास भी लगने लगे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का भाजपा के साथ गठबंधन होने वाला है। दरअसल मट्टू से पहले भी कई लोग ऐसे कयास लगाते रहे हैं। यदि भाजपा एनसी या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर गठबंधन की सूरत बन सकती है। ऐसी स्थिति में चिर प्रतिद्वंदी भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी साथ आ सकते हैं। मट्टू के पोस्ट पर एक यूजर ने यह भी लिखा था कि यह अफवाह या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है। इस पर मट्टू ने लिखा था कि अफवाह, पहलगाम में फारूक अब्दुल्ला की गैर राजनीतिक माध्यमों की मौजूदगी में भाजपा के लोगों से बात हुई। अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बोलने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि किस जगह किन लोगों ने और क्या बात की थी। मैं इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। इसके बाद मट्टू ने कहा कि पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की बातचीत फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजनीतिक मध्यस्थ शामिल थे। एनसी इससे इनकार करे। मुझे दोनों बैठकों के नाम, वितरण स्थान और समय साझा करने में खुशी होगी। किसी का नाम लिए बिना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने इस मामले पर एक्स पर लिखा और अब अपने आकाओं से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लोग किस प्रकार की ठगी से गुजरे हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी ने कहा कि जो लोग अपनी आसन्न हार को महसूस कर रहे हैं उन्होंने इस तरह के निराधार आरोप लगाने का सहारा लिया। मट्टू के इस खुलासे के बाद इंडिया अलायंस में खलबली मच गई है और कांग्रेस में खास तौर से बेचैनी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया है। इसमें उसने कहा कि हम पीछे के दरवाजे इंडिया अलायंस से बाहर एक अलग गठबंधन की चर्चाओं को खारिज करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो ऐसे फर्जी दावों पर भरोसा न करे जिन्होंने हम पर यकीन किया है। हम ऐसी अफवाहों को खारिज करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी चर्चाओं पर यकीन न किया जाए। जिस कंपनी में 49% हिस्सेदारी दिल्ली सरकार की है, अब आतिशी मरलेना जनता की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से उस कंपनी का ऑडिट कराने की तैयारी कर रही हैं। मामला डिस्कॉम का है। बड़ी बात यह कि आतिशी मरलेना खुद ही बिजली विभाग की मंत्री रही हैं। ऑडिट करवाने के पीछे साफ है कि आतिशी को कंपनी में घोटाले की आशंका है। आतिशी मरलेना की इस ड्रामेबाजी पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हमला बोला और कहा यह बहुत ही हास्यास्पद है। जिस डिस्कॉम कंपनी में दिल्ली सरकार की 49% हिस्सेदारी है उसका ऑडिट कराने का ड्रामा कर रहे हैं। मरलेना सरकार बताए कि डिस्कॉम के खिलाफ जांच बैठाकर क्या वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर स्वयं मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के खिलाफ जांच करवा रही हैं, क्योंकि उसमें बिजली मंत्री के नाते
वो खुद इसमें शामिल थी। हर्ष मल्होत्रा ने कहा, आतिशी मरलेना बता कि आखिर डिस्कॉम के कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो सेस है वो जनता से क्यों लिया जाना चाहिए। डिस्कॉम कंपनी को खुद इसको पे करना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे चार्ज बिजली बिल में ऐड होकर आते हैं जिसके कारण बिजली के बिल अधिक जमा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी का बिल यूनिट के अनुसार 100 रुपए का आना चाहिए तो सेस और अन्य चार्जेस मिलाकर वो 185 रुपए का आता है, लेकिन इन्हें आज ही ध्यान आया, जबकि ये पिछले 10 सालों से मरलेना सरकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बिजली के नाम पर करोड़ों रुपए का आज ये नया भ्रष्टाचार है जिसकी ऑडिट करने की बात खुद मरलेना सरकार कर रही है। केजरीवाल सरकार और आतिशी की सरकार की भ्रष्टाचार की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। इन लोगों ने डर की वजह से खुद ही पेंशन सेस जो बिजली के बिलों के जरिए आम जनता पर लगाया है उसके खिलाफ आज कहा है उसके इंक्वायरी ऑडिट करवाएंगे। मल्होत्रा ने कहा कि ये सब सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने की चाल है ताकि दिल्ली की जनता के सामने अपने आप को पाक साफ रख सकें। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। ये सब ड्रामा उसी प्रकार का है जैसे केजरीवाल जो कहते थे कि ना बंगला लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, न गाड़ी लेंगे। अब वो बंगलों में ही रहना चाहते हैं। इनको फालतू का ड्रामा करने की आदत है। 52 करोड़ रुपए इन्होंने सीएम आवास में रखरखाव के लिए लगाए। इनका मन तो ये कर रहा था कि वहीं रुक जाऊं, लेकिन जो विधायक और नेता हैं वो आज इन सब के खिलाफ है। राहुल गांधी ने जब से हरियाणा के गोहाना की जलेबी खाई है वे उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जलेबी खाने के बाद राहुल गांधी ने उस जलेबी को पूरे देश विदेश में फैलाने की बात कह डाली। राहुल गांधी उत्साह में जलेबी की फैक्ट्री तक पहुंच गए। बीजेपी ने जलेबी की फैक्ट्री को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। बीजेपी ने कहा क्या जलेबी फैक्ट्री में बनती है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर अडिग रहे और एक लंबे पोस्ट के सहारे उन्होंने अपने जलेबी ज्ञान को पूरे देश को समझाया। एक्स पर किए अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने जो कहा वो सीधे सीधे पीएम मोदी की कॉपी है। राहुल गांधी ने लिखा, हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों के बारे में बात की और इसे बड़े पैमाने पर बेचने की संभावना पर जोर दिया। भारत में ऐसे 5500 क्लस्टर्स हैं जहां छोटे उत्पादक हैं जो अपने उत्पादों को दुनिया भर में बेच सकते हैं यदि उन्हें सही समर्थन मिले। इन्हें वित्त, तकनीक, नेटवर्क, ब्रांडिंग और बेहतर संगठन की नीतियों की जरूरत है। इस सहायता से दुनिया न केवल हमारी मिठाई का आनंद ले सकती है बल्कि सोपोर के सेब, बल्लारी की जीन्स, कोल्हापुरी चप्पल, मेघालय के अनानास, बिहार के मखाने, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और बहुत कुछ का आनंद ले सकती है। बनारसी साड़ियों की वैश्विक सफलता इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या संभव है? राहुल गांधी ने आगे लिखा, भारत को तीव्र आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है जिससे सभी को लाभ हो और एक अधिक उत्पादक अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके। ये केवल हमारे छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाकर ही होगा। अब राहुल गांधी जलेबी के बहाने जो कह रहे हैं उस मोर्चे पर मोदी सरकार अरसे से काम कर रही है और उसमें काफी सफलता भी मिल चुकी है। लेकिन राहुल गांधी को शायद इन बातों का पता नहीं। उन्हें तो सिर्फ अंबानी और अडानी ही याद हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस तरह का समावेशी विकास ही करोड़ों औपचारिक नौकरियों का सृजन करने का एकमात्र तरीका है जिसकी भारत के युवा, शिक्षित और ऊर्जावान पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, हरियाणा और भारत में भाजपा ने अर्थव्यवस्था को फेल कर दिया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को अनौपचारिक नौकरियों में धकेल दिया और अब छोटे व्यवसायियों को नष्ट कर रहे हैं और लाखों लोगों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उनकी एकमात्र रुचि अडानी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों में है। हरियाणा के लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे जल्द ही मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अगला प्रहार करेंगे। गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मशहूर जलेबी निर्माता मातूराम हलवाई का डिब्बा दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए और निर्यात की जानी चाहिए जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जलेबी दूसरे राज्यों में बिकती है और निर्यात भी की जाती है तो एक दिन उनकी फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 लोग काम कर सकते हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों खासकर अंबानी और अडानी को ऋण मिल रहे हैं जबकि छोटे व्यवसायियों जैसे जलेबी फैक्ट्रियों को वित्तीय समर्थन नहीं मिल पा रहा। इसके जवाब में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री को
अमेरिका में स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि गोहाना की जलेबी अमेरिका भेजी जाए, ये समझना जरूरी है कि जलेबी बनती कैसे है। राहुल गांधी अपना होमवर्क नहीं करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा में मतदान के ठीक पहले कुमारी शैलजा ने एक और सियासी बम फोड़ दिया। कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन बनेगा, इस सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने जो कहा वो हुड्डा कैंप में खलबली मचाने के लिए काफी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हरियाणा में आखिरी दिन का प्रचार छोड़ कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आ गई और अब उन्होंने ऐसा बयान देकर खलबली मचा दी है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पहले भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हाईकमान का आखिरी फैसला सर्वमान्य होगा। वो फैसला करेंगे कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। शैलजा ने यह भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस की हवा है और प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि वो एक सीनियर नेता हैं और उनमें इतना वजन है कि उन्हें शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा सकता है। शैलजा ने कहा कि देखिए, इसका जवाब तो हाईकमान को ही देना होगा, वे ही फैसला करेंगे। कुछ लोग हैं जो वरिष्ठता में कम हैं, नाम और राजनीति सब चीज़ों में विचाराधीन क्षेत्र होंगे और मुझे लगता है कि शैलजा उनमें होंगी। ये राजनीतिक फैसले तो हाईकमान देखेगा और ऐसे में शैलजा को हाईकमान नज़रअंदाज तो नहीं कर सकेगा। हालांकि शैलजा को बैलेंस करने के लिए एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने अशोक तंवर की वापसी कराई है। अशोक तंवर कुमारी शैलजा पर अंकुश लगाएंगे क्योंकि कुमारी शैलजा उनकी प्राथमिकता है। मतलब शैलजा की काट के लिए अशोक तंवर के 5 साल बाद कांग्रेस में वापसी हुई है। शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की किसी भी अटकल को खारिज कर दिया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान कुछ भाजपा नेताओं ने ये दावा करते हुए उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को हवा दी थी कि उन्हें पार्टी उचित सम्मान नहीं दे रही है। इस सवाल पर उन्होंने जोर देकर कहा कि शैलजा कहीं नहीं जाएंगी। शैलजा क्यों जाएंगी? दिल्ली में बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, दिल्ली अलग है, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं अभी भी गांधी परिवार के साथ खड़ी हूं, उनके साथ खड़ी रहूंगी। उन्हें इस बात का एहसास है। राहुल गांधी यहाँ नहीं थे। मैडम सोनिया अब उस स्तर की दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। जब वो अध्यक्ष थीं तब चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में थी। हरियाणा में टिकट वितरण समिति स्थिति से ठीक से निपट न सकी, उनमें कमी थी। हालांकि शैलजा ने कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदियों का सीधे नाम नहीं लिया। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए काम पर अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति वास्तव में अच्छी है, अब काम हो गया है। राहुल गांधी ने भी काम किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हरियाणा का दौरा किया है। राहुल की यात्रा ने वाकई बहुत बड़ा बदलाव किया। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसकी मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। साल 2019 के चुनाव में भाजपा 40 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने 30 सीटें हासिल की थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को कंगाल बना चुकी कांग्रेसी सरकार अब लोगों पर नए नए टैक्स लगाकर अपने खर्चे पानी का इंतजाम करने में जुट गई है। जिस हिमाचल प्रदेश में लोगों को पानी मुफ्त मिला करता था, अब उन्हें पानी का बिल ही नहीं बल्कि उसके साथ टॉयलेट का टैक्स भी चुकाना होगा। सुक्खू सरकार के टॉयलेट सीट टैक्स को लेकर हंगामा मच गया है। लोगों पर अब उनके घरों में मौजूद टॉयलेट सीट्स की संख्या के आधार पर टैक्स चुकाना होगा। वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने हाल ही में इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। सीवरेज और पानी के बिल से जुड़ी सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने घर में बने टॉयलेट की हर एक सीट के लिए 25 रुपए का शुल्क देना होगा। सीवरेज बिल के साथ ये अतिरिक्त शुल्क जल शक्ति विभाग के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सीवरेज बिल पानी के बिल का 30% होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार जो लोग अपने सोर्स से पानी का उपयोग करते हैं और केवल सरकारी विभाग से सीवरेज कनेक्शन का उपयोग करते हैं, उन्हें हर महीने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए का शुल्क देना होगा। विभाग ने इसे लेकर आदेश सभी मंडल अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। इससे पहले पहाड़ी राज्य में पानी के बिल जारी नहीं किए जाते थे। बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी
कि अगर वो सत्ता में आई तो मुफ्त पानी दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अब हर कनेक्शन पर 100 रुपए महीने पानी का बिल जारी करने का आदेश दिया है। इसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आमतौर पर लोग अपने घरों में कई टॉयलेट बनवाते हैं और अब प्रत्येक टॉयलेट सीट पर शुल्क लगाया जाएगा। इस मामले को लेकर हंगामा मचने के बाद सुक्खू सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। जल शक्ति विभाग ने कहा कि विभाग उस प्रकाशित खबर का खंडन करता है जिसमें यह कहा गया है कि भवन मालिक की तरफ से स्थापित सीटों की संख्या के आधार पर सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई अधिसूचना वर्तमान सरकार ने जारी नहीं की है। सीवरेज कनेक्शन पहले की तरह ही दिए जाएंगे और हमारा लक्ष्य 100% कनेक्टिविटी हासिल करना है। हाल ही में केवल पानी के शुल्क के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जबकि अन्य सभी चीजें पहले जैसे ही रहेंगी। दरअसल नोटिफिकेशन में ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं कि हर सीट पर सीवरेज कनेक्शन लेना होगा, बल्कि ये कहा गया है कि सीवरेज कनेक्शन के तहत जितनी भी टॉयलेट सीट घर में हैं, उनकी संख्या के आधार पर प्रति सीट 25 रुपए शुल्क देना होगा। इस वजह से हिमाचल प्रदेश के शहरी इलाकों में जहां जहां भी सीवरेज कनेक्शन है उन पर असर होगा, यानी ग्रामीण इलाकों में सरकार के इस फैसले का असर न के बराबर ही होगा। हिमाचल प्रदेश में सीवरेज का कनेक्शन लेने के लिए 500 रुपए फीस है, वहीं कमर्शियल रेट 1000 रुपए है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। पिछले महीने राज्य कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की पेंशन समय पर नहीं जारी किया जा सकता था और इसमें 5 दिन की देरी हुई थी। अगस्त में सीएम सुक्खू ने ऐलान किया था कि वो और राज्य के मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीने तक अपना वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। उन्होंने विधानसभा के अन्य सदस्यों से भी अपील की थी कि वे स्वेच्छा से अपना वेतन और भत्ता छोड़कर इस आर्थिक संकट से निपटने में राज्य की मदद करें।